आवाज दूर तक जाएगी। मेरा सबसे पहले आपसे ही सवाल है भगवती प्रकाश जी, भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं? किसी भी देश के विकास में केवल शिक्षा 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 ही उसका आधार होती है और शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा में नवोन्मेष यानी क्वालिटी और इनोवेटिवनेस उसका क्रूशियल होता है। आज हम देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लूँ। 1991 में चाइना की पर कैपिटा इनकम भारत से 15% कम थी, आज वो 5 गुनी हुई है और वो क्वालिटी और इनोवेटिवनेस से। जैसे उदाहरण के लिए आज हम देखें तो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी में आज जो लगभग 3.25 लाख पेटेंट्स रजिस्टर होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 30% चाइना का शेयर है, भारत का शेयर 2% के करीब है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जो आज भारत में शिक्षा के संबंध में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है वह यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता। चाहे आज हम देखें एक प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट होता है जिसमें करीब 70-80 देशों के बच्चों की परीक्षा होती है 15 वर्ष की आयु के। उसमें भी हमने 2009 में 72nd रैंक आने के बाद अभी तक उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट करती हैं। और 2009 के बाद तो हम देखते हैं कि 2010 के बाद तो नो स्टूडेंट शेल फेल। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के संबंध में यह जो नो स्टूडेंट शुड फेल हमने इसलिए ले लिया है कि अमेरिका में एक कानून बना हुआ है, एवरी स्टूडेंट सक्सीड्स एक्ट, यानी कि उन्होंने ये कर रखा है पूरे अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स सारे बच्चों को वो टेस्ट करते हैं और जहाँ जहाँ जिस स्कूल की जिस क्लास के बच्चों में वीकनेस हो उनके लिए एडिशनल ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने तो उसको कोई बच्चा फेल नहीं हो उसकी बेंचमार्क इम्प्रूव करने के लिए, हमने कहीं उसको मिस इंटरप्रेट करके नो स्टूडेंट शुड फेल। तो एक उस सब के कारण आज मुझे लगता है कि एक सबसे पहली समस्या तो ये लगती है। दूसरा मुझे लगता है कि आवर एजुकेशन इज डिसजंक्ट विद आवर नेशनल इथोस, हमारा जो राष्ट्रीय आचार विचार और हमारा जो हम ये कह सकते हैं एक एंशिएंट इंडियन विजडम जिसको हम कहते हैं उसका कहीं बिल्कुल स्थान नहीं है। तीसरी समस्या में पहले गिना दूँ वह यह है कि आज हम अगर देखें तो आवर एजुकेशन इज नॉट सक्सीड ingraining ethics and values in the conduct of this आचार और व्यवहार में जो होने चाहिए उसमें एक समस्या। तीसरा मुझे लगता है कि चाहे हमारा इतिहास हो चाहे हमारी संस्कृति हो उसका भी शिक्षण ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं खाली एक बात को सब्सटेंशिएट करना चाहूँगा जो मैंने राष्ट्रीय इतिहास और राष्ट्रीय आचार विचार की बात की। आज अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यन इन्वेजन की थियोरी को बिल्कुल रिफ्यूट करने वाली 18 से 20 इंटरनेशनल स्टडीज़ हो गई हैं। अभी भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में वही पुराना कि 3000 BC में आर्यन इन्वेजन की हम बात करते हैं, जबकि अब IIT खड़गपुर से लेके और कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ने कहा कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 4000 BC में ही वहाँ से डिस्प्लेस हो गया था और तमिलनाडु से लेके इंडस वैली और इंडस वैली से ईरान तक करीब 22 सभ्यता विलोपित हुई हैं 300 साल के अंतराल में और वो मौसम के उतार चढ़ाव के कारण हुई। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा में छात्र को हमारे संस्कृति हमारा ठीक से बोध हो। चौथी बात जो मैंने कही है यह है कि हमारा जो ज्ञान उसको भी हम शिक्षा में ठीक से नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाए। मैं इसके संदर्भ में छोटी सी बात कहूँगा। अभी 40 साल पहले कोडुमनाल में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ, वहाँ कुछ स्टील मिल्स के अवशेष मिले, वहाँ पर विट्रीफाइड क्रूसिबल्स मिले हैं, लेकिन सिरेमिक केमिस्ट्री की बुक में आज भी लिखा है कि विट्रीफिकेशन प्रोसेस की शुरुआत यूरोप में हुई टाइलों के लिए, जैसा हम कहते हैं यूरो विट्रीफाइड टाइल्स। तो मुझे लगता है कि इन दिनों हमारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में दूसरे सारे फाइंडिंग्स में जो सारी बातें आ रही है वे हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी आनी चाहिए। और इस सब में आज के समय में हम देखते हैं कि आने वाले समय में वही देश सफल होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें आगे होंगे। इसमें कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग लर्निंग बहुत एडवांस नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, ड्रग मॉलिक्यूल डिज़ाइनिंग, होमलैंड सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इन सब में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकाट्रॉनिक्स, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन उस दिशा में हमारे यहाँ अनुसंधान नहीं हो रहे हैं। मैं जैसे 2 एग्जाम्पल से उसको सब्सटेंशिएट करूँगा। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी जैसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये देखा कि किसान ने कब अपनी फसल बोई, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसे कैसे बदलता गया, और अब किस दिन उसकी फसल पकेगी, कितना यील्ड होगा। अब इस तरह के जो एल्गोरिथमिक प्रोडक्ट्स हैं, या हेल्थ केयर में जैसे कुछ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ ने किया, उनके अक्रॉस द कंट्री मिलियंस ऑफ एक्सरे फिल्म्स हर साल होती हैं, उन सब का बिग डेटा एनालिसिस करके और उन्होंने इस तरह का एल्गोरिथमिक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया जिससे वो एक एक्सरे फिल्म के आधार पे उस सिस्टम से ये बता सकते हैं किस व्यक्ति को लंग कैंसर हो सकता है, कब हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे डायग्नोस्टिक्स ये सारे, तो हमारे देश में इन सभी प्रकार के अनुसंधानों को किए जाने की आवश्यकता है। इसको और थोड़ा मैं हिस्ट्री से सब्सटेंशिएट करूं, 1820 में वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री और पुअरेस्ट कंट्री की पर कैपिटा इनकम में जो डिफरेंस था 1:3 का था। टुडे इट इज़ 1:400, और ये केवल शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर है। इसलिए आज के समय में मुझे लगता है कि यदि भारत को विकसित देशों की अग्र पंक्ति में हमें स्थापित करना है, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में कहा गया कि इंडिया को नॉलेज सुपर पावर कैसे बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि आज के समय में, यानी कि जाहिर तौर पर आप एक बात कह रहे हैं कि अपडेट होना भी हमें और ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इजी शब्दों में समझा जाए। बल्कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को हमको डेवलप करना होगा। आने वाले 10 साल में किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ आने वाले समय में आने वाली हैं, और शिक्षा को राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमें सोचनी चाहिए। राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैं जैसे कहना चाहता हूँ, आज हम ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में अभी भी लिथियम थोड़ा मिला है, कोबाल्ट नहीं है, और 20 साल बाद उस लिथियम को रिसाइकिल करना असंभव होगा। इसकी बजाय हम मगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे जाएं, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन के कंबस्शन से केवल पानी बाई प्रोडक्ट होता है, कोई उसका पोल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है इंडियन ऑयल से भी बड़े, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टाटा मोटर्स और इसरो ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया है। मुझे लगता है कि हमें हमारी शिक्षण संस्थाओं को देश के लिए राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी, इस बारे में मार्गदर्शन करना होगा। तो यानी मार्गदर्शन की अभी कमी है। सर, आपके पास आऊंगी। डॉक्टर संजीव तोमर जी, आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं, उच्च शिक्षा को और कैसे बेहतर किया जा सकता है साथ में? पहले तो धन्यवाद जी राजस्थान का कि उन्होंने एक मंच जो है प्रदान किया है हम लोगों को, जिसमें कि हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं आप लोगों के साथ में। और साथ में आज अभी मंत्री जी तो उपस्थित नहीं है, पर आई एम श्योर जो भी यहाँ पर डिस्कशन हम लेके आएंगे वो उन तक पहुँचेगा, और कुछ हो सकता है उस बदलाव को जो हम बात कर रहे हैं उसको वो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो अभी जो प्रोफेसर शर्मा सर ने बताया कि किस तरह टेक्नोलॉजी जो है इम्पॉर्टेंट है हर क्षेत्र के लिए, कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए। मैं आपको कुछ पीछे लेके जाना चाहता हूँ। ये अगर हम राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान जो प्रदेश है वो एक सबसे बड़ा प्रदेश है। राजस्थान के अंदर 90 से ज़्यादा निजी और सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान उपस्थित हैं। उसके बावजूद भी हम जो हैं छठे पायदान पे शिक्षा के हिसाब से खड़े होते हैं राजस्थान एज ए स्टेट। अब हम बात करते हैं, अगर जो हमारा GER है अगर हम वो देखते हैं तो हमारा राजस्थान का जो GER है वो 23.1% है हायर एजुकेशन के लिए, एज कंपेयर टू नेशनल परसेंटेज विच इज़ अबाउट 27%. So there is a big divide between these two figures which I am just mentioning. तो इन डिवाइड्स को पूरा करने के लिए किस तरह टेक्नोलॉजी, तकनीकी जो है, प्रौद्योगिक तकनीकी जो है, इसके गैप को कंप्लीट कर सकती है, उस बारे में मैं आपसे ये डिस्कशन करना चाहता हूँ। आज जब हमारे जो छात्र हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो उनकी बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो हमारे छात्र हायर जो शिक्षा, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर आते हैं, और हम ये पाते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा गैप हैं। वो गैप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल ऑपरेशन की वजह से हो सकते हैं, और कुछ लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज भी उनके साथ में आ सकते हैं। तो किस तरह टेक्नोलॉजी उस गैप को कवर कर सकती है, उसका ज़रूरत इस तरीके से आ सकती है, या हम उसको इस तरीके से
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम कोलैबोरेट करके हायर एजुकेशन, जैसे शर्मा सर ने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो या वर्चुअल रियलिटी हो, अगर हम इन 2-3 चीज़ों को जोड़ के कैरिकुलम को डेवलप करें, इस तरह से कैरिकुलम को डेवलप करें कि जो स्टूडेंट्स आज अगर हम 10 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हर स्टूडेंट का लर्निंग कर्व जो है वो अलग होता है। कुछ स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं पढ़ाई में, उनका अपटेक फास्ट होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हम कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं जिससे कि जो कैरिकुलम है वो बच्चों तक डिलीवर हो सके और बच्चा अपने पेस पे उस शिक्षा को जो हम उनको देना चाहते हैं वो उसको ग्रहण कर सके। बाइलिंगुअल जैसे हम बात कर रहे हैं एनईपी के अंदर भी, एनईपी 2020 के अंदर भी, कि किस तरह हम कैरिकुलम को अलग अलग भाषाओं में, जो कि भाषा बच्चा समझ सकता है, उस तक कैसे पहुंचाएं। उसके लिए एक और टेक्नोलॉजी जो है NLP जिसे बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसका इस्तेमाल करके हम जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं या जो बच्चों को लर्निंग के डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम शिक्षा पहुंचा सकते हैं। इन 2-3 चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, whether it is NLP, artificial intelligence, AR and VR. So I am sure if we utilize these technologies with collaboration of industry, those who are masters or those who are having expertise in this field, we can provide education to our students in Rajasthan. देखिए, जाहिर तौर पर अगर मैं आप दोनों की बात सुन रही हूँ तो यही कहना है कि नवाचार होगा, अपग्रेड होंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन स्टूडेंट्स तक हम शिक्षा पहुँचा सकते हैं जो कि इससे वंचित हैं और जो किसी तरह से जो है, या बात करें स्लो लर्नर है या अगर बात करें कि दिव्यांग हैं, तो उन तक भी हम नवाचार अगर करेंगे तो शिक्षा पहुँचा सकते हैं। हालांकि कोशिश लगातार हो रही है। इसी मसले पर आपसे बात करना चाहूँगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की में आप क्या देखते हैं, कितनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान कैसे हो सकता है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, उसमें जहां देश की शिक्षा की प्री प्राइमरी लेवल पे जो गुणवत्ता की समस्या है उससे लेकर और R&D तक, उसमें सभी के समाधान के प्रयास किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अनुसंधान नवोन्मेष की बात करें तो पहली बार यह कहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रमोट करने के लिए PhD में मल्टीपल कोर्स वर्क्स करने की स्टूडेंट को ऑप्शन होना चाहिए, जिससे कि कल को मान लो वो ब्रेन के न्यूरॉन्स और इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी करना चाहता है और उसको अगर न्यूरल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च करनी है तो उसको न्यूरोलॉजी में भी कोर्स वर्क करना होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करना होगा। तो जहाँ नवोन्मेष की, नवाचार की आपने बात की, उसके लिए भी अच्छा है। दूसरा, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को उस स्टेज पर जो जिस प्रकार से उसकी लर्निंग की पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है, तो उसकी भी बात की है। तीसरी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण जो की है वह यह है कि मॉड्यूलर कर दिया है इसको, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अर्थात कोई स्टूडेंट ने 3 ईयर या 4 ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया, वो 1 साल में छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में छोड़ देता है डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में छोड़ देगा डिग्री मिल जाएगी। उसने अगर 2 साल बाद छोड़ के उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बेसिस पर वह री एडमिशन लेना चाहता है तो वह री एडमिशन भी ले सकेगा। इसी तरह से जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो पहले था, उसको यहाँ फुल फ्रीडम दी है कि स्टूडेंट चाहे तो, जैसे अभी आपने वर्चुअल रियलिटी की बात की, तो वर्चुअल रियलिटी में जहाँ IT का इन्वॉल्वमेंट है और वहीं एक डांसर अपना वर्चुअल रियलिटी में अगर अपने पास में वैसे ही डांसर या उसको कोरियोग्राफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप करनी है और उसको अगर अपना डांस के साथ साथ अगर वर्चुअल रियलिटी या IT का स्टडी करना है, तो नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी पूरी छूट दी गई है कि स्टूडेंट जो चाहे उस प्रकार का कॉम्बिनेशन ले सकता है। तो उस कॉम्बिनेशन से आज हम ये सोचते हैं कि हम और बेहतर कर सकेंगे। और आज के समय में फैकल्टी वाइज इस तरह का डिस्टिंक्शन बिल्कुल नहीं रह गया। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने अभी इंडस वैली की बात की, इंडस वैली की स्क्रिप्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसको अभी पढ़ नहीं पाए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको डेसिफर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक कर रहे हैं तमिल ब्राह्मी लिपि, इंडस वैली स्क्रिप्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, और दक्षिण अमेरिका के कुछ शिलालेखों की लिपियाँ हैं, उनमें साम्य भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि लिंग्विस्टिक्स के साथ IT, तो यह जो एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी दी है,
जहां ईयर आफ्टर क्रोनोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और हॉरिजॉन्टल एक से अधिक सभी प्रकार के विषय पढ़ने के लिए, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में, और दूसरा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात पर और बल दिया है कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, उसको भी ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए। आज हम विरासत की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि हमारा जो प्राचीन शास्त्र है उसमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है। मैं केवल 2 उदाहरणों से आपको स्पष्ट करूंगा। हम मॉडर्न बायोलॉजी में पढ़ाते हैं हार्ट की फंक्शनिंग सबसे पहली बार विलियम हार्वे ने 1628 में पता लगाया कि ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। हमारे यहाँ 5000 साल पुराना ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है और यास्क का निरुक्त 4000 साल पुराना। उन्होंने हार्ट के 4 फंक्शंस उस समय बताए थे और हमारे यहाँ हर एक शब्द में जो अक्षर जोड़े हैं बहुत योजनापूर्वक जोड़े हैं। जैसे हृदय का उन्होंने जो रचना बताई है कि हृदय में ह र द या 4 अक्षर हैं। हरते ददाते रहते यमम हृदय शब्द। हरते यानी बॉडी से ब्लड को लेता है, ददाते यानी बॉडी को ब्लड देता है, रहते यानी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, जो केवल एक विलियम हार्वे ने बताया, और यमम यानी धड़कनों का नियमन करता है। इस 20वीं सदी में जाकर वैज्ञानिकों को पता चला कि हार्ट बीट रेगुलेट करने में नेचुरल पेसमेकर का रोल ब्रेन का नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस दृष्टि से भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे प्राचीन विरासत को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैं यहाँ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यानी कि आप सीधे ये बात कह रहे हैं कि हमें नई तकनीक को तो अपनाना है लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं, उनको साथ में लेकर चलना है। बल्कि साथ में नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसे रहस्य छिपे हैं। मैं अभी 2012 में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई कि धरती पे जो वर्षा होती है वो रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी जो है 40% फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, 60% ओशन कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि वर्षा होने के लिए आवश्यक जो आर्द्रता होती है उसका योगदान वनों का दूसरा स्थान है। अब हम सोचते हैं कि वन यानी बेतरतीब उगे हुए पेड़ पौधे, लेकिन यास्क ने 4000 साल पहले वन शब्द की रचना जो की वो बहुत साइंटिफिक आधार पर की। उन्होंने लिखा है वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाहा। प्रकृति से वृष्टि की मांग करने वाले को वन कहते हैं। जिस बात को हम 2012 में कह रहे हैं वो 4000 साल पहले हमने कही। तो मेरा ये भी कहना है कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान है उसको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्व दिया है, मुझे लगता है कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को एक गौरवबोध भी होगा और कई सारे रहस्य हम उसके माध्यम से सुलझा सकेंगे। तीसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ जी। हमारे यहाँ कहा है सारे प्राचीन शास्त्रों में चित्त का स्थान हृदय है। पहले मॉडर्न साइंस नहीं मानती थी कि हार्ट आल्सो हैज सम थॉट प्रोसेस, लेकिन अब कहते हैं कार्डियक मेमोरी एंड कॉर्टिकल मेमोरी, यानी मस्तिष्कगत स्मृति और हृदयगत स्मृति। और इन दोनों जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं, एक लेडी जिसको कभी लिकर का कोई शौक नहीं था, एक बियर एडिक्ट का हार्ट उसमें ट्रांसप्लांट किया तो उसमें बियर का एडिक्शन उसमें भी डेवलप हो गया। एक अफ्रीका में लड़की थी पियानो बजाने वाली, उसकी एक्सीडेंटल डेथ के बाद उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया एक फाउंड्री वर्कर में, तो उसे पियानो का शौक लग गया। एक तीसरी लड़की जिसका मर्डर हुआ था और उसका हार्ट एक दूसरी लड़की में ट्रांसप्लांट किया, तो उसे हर समय ये डर लगता था कि उसका मर्डर हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसने उस मर्डरर्स का हुलिया और कपड़े आदि पहचान के और उनको पकड़वा दिया। तो अब ये माना गया कि हार्ट आल्सो हैज मेमोरी, हार्ट आल्सो हैज थॉट प्रोसेस। तो हमारे यहाँ जो प्राचीन शास्त्रों में कहा मन शिव संकल्प वस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। और जैसे चरक संहिता, भेल संहिता, इन सभी में कहा है कि चित्त का स्थान हृदय है। तो चित्त वृत्तियाँ, व्यक्ति की झूठ बोलने की, दुर्व्यवहार करने की, धोखा दे, ये सारी वृत्तियाँ आजकल इस पर भी अनुसंधान होना। मेरा ये मानना है कि हमारी जो एंशियंट विजडम को भी क्लू की तरह लेके अभी हाल ही में एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल प्राइज मिला था। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग क्यों होता है? कुछ लोगों को कितना ही तनाव हो उनको वृद्धावस्था समय से पहले नहीं आएगी। कुछ लोगों में थोड़ा थोड़ा तनाव भी होने से उनमें एजिंग फास्ट होता है। इसी पर उनको नोबेल प्राइज मिला कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो टेलोमर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उन लोगों में स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग होती है। और जिनके टेलोमर्स लंबे होते हैं उनको कितना ही जीवन में तनाव हो उनमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग नहीं होती है। फिर उन्होंने 1.5 साल बाद पढ़ लिया, योग में लिखा है कि डीप ब्रीदिंग करने से लॉन्गेविटी बढ़ती है। तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स लिया, उनके टेलोमर्स मेजर कर लिए। टेलोमर्स का मेजरमेंट केवल सलाइवा से हो सकता है, ब्लड सैंपल की भी जरूरत नहीं है। उनके टेलोमर्स मेजर करने के बाद उसको 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप में उन्होंने 12 मिनट, हमारे आधी घड़ी यानी 12 मिनट डीप ब्रीदिंग कराई 90 दिन तक। दूसरे ग्रुप को
12 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज कराई 90 दिन तक। उसके बाद दोनों का टेलोमरेज एसेस किया तो जिन्होंने डीप ब्रीदिंग किया उनका टेलोमरेज 21% इंप्रूव हुआ। यानी कि ये जो लॉन्गेविटी एनहांस करने वाला हमारा योग शास्त्र का सिद्धांत है, इसका वेरिफिकेशन एक बायोलॉजिकल नोबेल प्राइज विनर ने वेरिफिकेशन किया। तो मुझे लगता है कि हमारी यह ज्ञान आगे चलकर हम और आगे ले हो पा रहा है सिर्फ ज्ञान की वजह से, शिक्षा की वजह से, जो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे हमें आभास हो रहा है। सर आपसे जानना चाहूँगी, कई बार देखा जाता है स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार 10वीं के बाद 12वीं के बाद शिक्षा आगे की नहीं लेते, उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं। ऐसे में उनको कैसे आप समझाएंगे कि उच्च शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनके भविष्य जो है उज्जवल रहे? देखिए, आपको ये परिवेश जानना जरूरी है कि बच्चे किस विषय से हायर एजुकेशन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर NEP 2020 के अंदर चैप्टर 14, आई थिंक प्रोफेसर शर्मा विल एग्री विद मी, विच टॉक्स अबाउट इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी एंड इंक्लूजन का मतलब ये है कि वो ग्रुप्स जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या सोशली वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन के ऊपर हैं, उनके लिए लाइफ में हायर एजुकेशन को लेने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये तो हो गया एक चैलेंज उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 10 या 12 के बाद जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सर मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा। हमारे बीच में BD कल्ला जी आ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार हो रहा था, बहुत बहुत स्वागत है। सर अब आप ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय शिक्षा मंत्री हमारे बीच में है और हमें अभी पहले भी मैंने जिक्र किया था, जो भी हम विचार प्रस्तुत करेंगे, आई एम श्योर he will take cognizance of that and will try to see how best we can implement those points which we are likely to give in this meeting or in this discussion. So मैं अपने point पे दोबारा आता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन में जाने के लिए क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान जो हमारा इतना बड़ा एक प्रदेश है उसके अंदर, तो जो मैंने एक जिक्र किया वो किया किस तरीके से इक्विटी और इंक्लूजन जो कि NEP 2020 बात करती है, वो उनके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए किस लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप हैं जिसकी मैंने बात करी कि वो ग्रुप जो कि सोशली और इकोनॉमिकली ऑप्रेस्ड हैं। दूसरा, कई बार ऐसा भी है कि हमने देखा है कि संचार के अभाव में जो इंस्टीट्यूशंस और जो यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोग्राम लेके आती हैं वो उन बच्चों तक उनकी जो सोच है या उन प्रोग्राम को किस लिए चलाया जा रहा है वो उन तक पहुंच नहीं पाता। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेज ऐसे प्रोग्राम चलाती हैं जिनका कि आगे चलने के बाद उनकी वजह से उनको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स बच्चों को नहीं हो पाता। फिर हमारे कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, जैसे अगर कोई बच्चा मान लीजिए 12th क्लास के बाद IIT में जाना चाहता है या इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने ये आती है कि किस तरीके से वो JEE एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं। किस तरीके से वो अपने माता पिता को ये इस तरह से प्रेरित करेगा कि वो उसको जाने दें किसी कोचिंग के अंदर। तो जो इंक्लूजन ऑफ एडमिशन्स है, एडमिशन की जो इंक्लूसिविटी है, वो भी एक चैलेंज है उन बच्चों के लिए। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे बच्चे फेस करते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेजियस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे इन चीज़ों को वो मिटिगेट करें, उसका तरीका तो ये है कि सबसे पहले जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड से जो हमारे बच्चे आते हैं उनके लिए एक हैंड होल्डिंग करें, उनको इस तरह की स्कॉलरशिप्स प्रदान करें जिससे कि वो आगे आकर उन यूनिवर्सिटीज़ में उन कार्यक्रमों को पार्टिसिपेट कर सकें। जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ लेके आती हैं वो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ में वो प्रोग्राम लेके आए ताकि आगे जाकर उनके रोज़गार की समस्या उसके अंदर ना हो। उसके अलावा जो प्रोग्राम वो लेके आती हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि बच्चा किसी भी अवस्था में, जैसे NEP 2020 जैसे अभी प्रोफेसर शर्मा सर ने बताया कि हॉरिजेंटल मूवमेंट अगर बच्चा करना चाहे, आज वो चाहता है कि उसने 1 साल की पढ़ाई की, वो सर्टिफिकेट लेके 2 साल कुछ कार्यक्रम कर सकता है, अपना कोई रोज़गार कर सकता है, और जब उसे लगता है कि वो अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो वापस आके एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपनी शिक्षा को वो आगे लेके जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि हायर एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जो हमारा
मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स का, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। हर एक बच्चे के लिए एक मेंटर होना चाहिए, चाहे वो उसका अभिभावक हो, एक मेंटर जो उसके साथ का सीनियर स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटी में, और एक मेंटर जो है उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का एलुमनाई है। तो अगर हम इस तरह की प्रणाली को लेके आएंगे तो मेरे को लगता है कि जो बच्चे अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देना चाहते हैं या किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, उनको ये मौका मिलेगा, और जो NEP 2020 बात करती है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस की, वो हम शायद उसको पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। सर, आपसे भी मेरा इसी से मिलता जुलता सवाल है। कई बार चुनौतियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, शिक्षा का अभाव रह जाता है। उच्च शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि कई बार 10वीं 12वीं के बाद नहीं करते हैं बच्चे पढ़ाई, क्योंकि कई सारी चुनौतियां हैं। कई बार एक डिजिट भी जो है आ जाता है, जिसे ब्रैकेट पे ले सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उन्हें कई बार मौका नहीं दे सकती। ऐसे में ये देखा जाए कि उनका मन जो है विचलित हो जाता है कि नहीं, मुझे तो मौका नहीं मिल पाया है। कई बार ट्राई करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो नहीं मिल पाता है, एक डिजिट आ जाता है बीच में। तो कैसे वो इन परिस्थितियों का सामना करें, कैसे उनके अंदर ये भाव जागे कि नहीं, उच्च शिक्षा किसी भी कुछ भी हो जाए हमें ग्रहण करनी है, तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का भी करेंगे, देश का भी करेंगे। देखिए, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत पॉपुलर है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से लेकर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान, और करीब करीब हर प्रदेश में इस प्रकार की ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसलिए जो छात्र अपना अगर पढ़ते समय भी हम कहते हैं अर्न वैल्यू लर्न, तो वो अपना खुद का कोई काम करते हुए और डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी से भी अपने कोर्सेज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि न तो डिस्टेंस एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ के शुल्क भी बहुत कम है, इसलिए जो छात्र अपना रेगुलर स्टडीज़ नहीं कंटिन्यू कर सकते, उसमें वो लोग डिस्टेंस एजुकेशन। इसके अलावा हमारा जो स्किलिंग का प्रोग्राम है, तो आज जिस प्रकार का हमारा स्किल कॉरपोरेशन और जिस प्रकार की स्किल्स अवार्ड की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि उसको सेल्फ एम्प्लॉयड होने में एक सहायता मिल सकती है। आज के समय अगर देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, तो शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी चुनौती, और बाकी भी एक प्रकार से बेरोजगारी हम देखें, हम भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। आज हमारे पास 90 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में 15 से 64 साल के बीच, और 2030 तक इनकी संख्या हो जाएगी 100 करोड़। ये वर्ल्ड का वर्किंग एज पॉपुलेशन का 24.3% होगा। और अभी एक बहुत अच्छा एस्टीमेट आया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का। उनका कहना है कि अगर देश की संपूर्ण कार्यशील आयु की जनसंख्या को रोजगार युक्त कर दिया जाए, तो भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो सकता है। आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी $20 ट्रिलियन की है। तो मुझे लगता है कि ये जो अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी भी स्किल्स के अगर कोर्सेज करके, और वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड होने की कोशिश करें, तो एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मैं तो बल्कि हमने अपना पैसिफिक यूनिवर्सिटी में एक 2 क्रेडिट के 3 पेपर तीनों साल में इंट्रोड्यूस किए हैं। स्टूडेंट चाहे BCom कर रहा है, BSc कर रहा है, BTech कर रहा है, MBA कर रहा है, वह ले सकता है। उसमें यह कोई भी नया व्यावसायिक उपक्रम कैसे स्थापित किया जाए, विभिन्न प्रकार की कोई भी प्रोडक्शन स्किल्स क्या हो सकती हैं, और कैसे किसी बिजनेस को रन किया जाए। तो मुझे तो लगता है कि जो छात्र अपनी पढ़ाई करके और गांव में जा रहा है वापस, वहाँ पर वह चाहे तो विलेज कोऑपरेटिव के माध्यम से, वहाँ पर वह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कोई न कोई इस प्रकार का उद्यमिता का प्रयास कर सकता है। आज हम देखें तो हम किसान की इनकम नहीं बढ़ा सकते। 2 रुपये किलो भी गेहूं या चावल के दाम बढ़ जाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसान को हमने फूड सिस्टम का पार्ट बना दिया, यानी कि गांव में वह गेहूं बेचने की बजाय आटा, मैदा, सूजी, केक, पेस्ट्री वो अगर वहाँ बनेंगे, और उसमें विलेज कोऑपरेटिव या किसी विलेज एंटरप्राइज के माध्यम से उनको उसमें सहभागी बना दिया जाए, तो हमारा एजुकेटेड जो ग्रेजुएट है वो वहाँ जाके इस प्रकार के इनिशिएटिव ले, और उन लोगों को अगर जो है फूड सिस्टम का पार्ट बना दिया जाए, तो आज हमारा 3 करोड़ टन फूड ग्रेन सरप्लस होता है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड ओवर जो ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड गुड्स की जो डिमांड है, तो मुझे लगता है कि हमारे गांव या तहसीलें जो है, यहाँ पर जो कृषि प्रोडक्ट हैं उनका वैल्यू एडिशन, तो मुझे लगता है कि आज का यूथ जो पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकता है, उसको अगर इस प्रकार का वैल्यू एडिशन के लिए ट्रेनिंग दिया जाए। मैं जैसे 3 साल उत्तर प्रदेश में था एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, तो मैंने देखा कि वहाँ फर्रुखाबाद
एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, लेकिन उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में पोटैटो प्रोसेसिंग का कोई प्लांट नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो बेरोजगार चाहे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी इस प्रकार की स्किल्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, विलेज लेवल कोऑपरेटिव, विलेज एंटरप्राइज, इनके माध्यम से वे एक तरफ रोजगारयुक्त हो जाएंगे और दूसरी तरफ देश का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, देश की आय बढ़ेगी और भारत जाहिर तौर पर अच्छी शिक्षा मिलेगी और नवाचार होगा तो इसके बाद आय भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी कम होगी। जी, तो मुझे लगता है कि हमें पूरा अपने आने वाले समय के लिए शिक्षा के रीवाम्पिंग और रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। और यह जो एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन, मैं बल्कि थोड़ा सा एक दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ। हमने 2008 से 2012 में पैसिफिक का एक प्रयोग किया, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट फॉर वीमेन, और उसमें 35 से 45 वर्ष की करीब 60-70 बहनें रजिस्टर होती थी और उनका 21 दिन का हम प्रोग्राम रन करते थे। एक सप्ताह में उनको कोई नया बिजनेस एंटरप्राइज कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे रन किया जाए, और फिर उनको वर्टिकल स्किल्स जिसका जो ऑप्शन होता, कोई उसमें कुकरी की क्लास लेती, कोई बेकरी की लेती, कोई आइसक्रीम्स की लेती, कोई फैशन डिज़ाइन, कोई ज्वेलरी डिज़ाइन, और ऐसे 21 तरह की स्किल्स हमने दी। हमने देखा कि कई बहनों ने उस कोर्स को करने के बाद अपना, किसी ने होममेड केक बनाना शुरू करके आसपास उसकी सप्लाई शुरू करके आज वो 50,000 और 1 लाख रुपए का किराया देकर और अपना शोरूम बनाकर और उसकी मार्केटिंग कर रही हैं और बना रही हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे तो लगता है कि आज के यूथ को, हमारे यहाँ कहावत है, अर्थ करी च विद्या, विद्या वही है जो व्यक्ति को अर्थ उपार्जन में सहायता कर सकती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्किल्स के ऊपर हमको बल देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी जनसंख्या को प्रोडक्टिव बना सकें। और एंटरप्रेन्योरशिप का एक भाव, आज नौकरियां तो 7.3% है, सरकारी नौकरियां, बड़े कॉरपोरेट्स में सब मिला के, बाकी लोगों को अपना ही काम करना है। विद्यार्थी कई बार 6 साल 10 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। इससे अच्छा वह जैसे ही अपनी शिक्षा पूरी करता है या शिक्षा बीच में छोड़नी भी पड़ जाती है, तो वह अपना स्वयं का अगर काम करता है तो आई शुड बी जॉब प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ बीइंग ए जॉब सीकर। यह भाव मुझे लगता है कि 8वीं क्लास से ही बच्चे में अगर हम जागृत कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ इतनी ITI हैं, हमारे यहाँ इतने पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं, विमेंस पॉलिटेक्निक हैं, मुझे लगता है कि इन सब की संख्या इतनी बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि हम उसको सेल्फ एम्प्लॉयड होने की उन सारी स्किल्स में हम दक्ष बना सकें। बिल्कुल, ये शिक्षा देना भी एक स्किल है, ये स्किल भी आनी बहुत ज़रूरी है। सर, आपके पास आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी उच्च संस्थान के लिए अगर बात करें तो क्या महत्वपूर्ण संकेत हैं, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क्ड। जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी छात्र जो होता है, मैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर बांटने की कोशिश करता हूँ। कि एक वो छात्र है जिसको कि एक प्राइमरी थिंकिंग ऑर्डर है, जिसके अंदर वो बच्चा जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करता है यूनिवर्सिटी में, उसका ध्येय, उसका एम ये है कि वो एक सरकारी जॉब या एक गैर सरकारी किसी निजी संस्थान के अंदर उसको जॉब मिल जाए और उसको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तो ये वो बच्चा है उस कैटेगरी का जिसका एक प्राइमरी थिंकिंग ऑर्डर है। उसके बाद एक सेकेंडरी थिंकिंग ऑर्डर स्टूडेंट मैं समझता हूँ होता है, जो कि जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, वो उसके साथ साथ अपने पर्यावरण को, अपने आसपास जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको देखता है, उससे कुछ अर्जित करता है, और जब वो अपनी शिक्षा प्रदान लेने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो या तो वो प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब में जाता है, उसके साथ साथ वो ऐसे भी कुछ चीज़ें सोचता है जिसमें कि मान लीजिए वो अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है। तो ये एक सेकंड कैटेगरी का बच्चा है जो कि सेकंड ऑर्डर ऑफ थिंकिंग जिसे मैं मानता हूँ। उसके बाद एक थर्ड ऑर्डर है जो कि हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग का बच्चा है, जो कि जब अपने यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट के अंदर जब वो पढ़ाई कर रहा है, उस इंस्टीट्यूट में, उस यूनिवर्सिटीज़ में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अंदर वो बहुत आगे बढ़कर वो पार्टिसिपेट करता है। ये वो बच्चा है जो, चाहे वो इंक्यूबेशन से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही हो अपार्ट फ्रॉम हिज ओन कैरिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप से कोई रिलेटेड एक्टिविटी हो रही हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही हो, ये वो थर्ड कैटेगरी का हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला बच्चा है जो कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। ये वो स्टूडेंट है जो कि ना कि अपने प्रदेश, अपने देश, बल्कि वो एक ग्लोबल लेवल के ऊपर सोचने की कोशिश करता है, जो हमारी समस्याएं सामाजिक तौर पर या हमारे देश के लेवल पे पर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो
चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है या उसके ऊपर रिसर्च करता है, इनोवेशंस करता है, और वो एक ग्लोबल सिटीज़न बनना चाहता है। तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये चाहिए कि इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को एड्रेस करें, उनकी ज़रूरतों को। वो कैसे हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इंक्लूसिव इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। उसके अलावा प्रोफेसर शर्मा इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट NEP 2020, जिसके अंदर ये बताया गया है कि बच्चे को ना सिर्फ अपने पाठ्यक्रम से बल्कि जो आसपास के जो पाठ्यक्रम है, जैसे कि बान भट्ट ने कादम्बरी में 64 कलाओं का जिक्र किया है, उस 64 कलाओं में उन्होंने ये लिखा है कि विद्यार्थी को ना सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बल्कि उसको आर्ट्स, म्यूज़िक, इन चीज़ों के अंदर भी जाना चाहिए, इन चीज़ों के अंदर भी उसको अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए, जिससे कि उसकी इनोवेटिव थिंकिंग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो फैकल्टीज़ हैं ब्रेन के अंदर, वो उजागर होती हैं। और वो ये कोशिश करेगा, जब वो ये बच्चा इस लेवल पे पहुंचेगा, जब आसपास के जितने भी दूसरे रिलेटेड रादर नॉन रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, NEP 2020 बात करता है कि बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाइए, बच्चों को आर्ट्स भी पढ़ाइए, बिकॉज वी वांट अ राउंडेड पर्सनालिटी। वी डू नॉट वांट students those who just come out of the university and just start getting a financial freedom. We want them to be global citizens. We want them to become the future leaders who can solve the future problems. So HEIs को ये चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम वो डेवलप करें जिसमें कि बच्चे हर क्षेत्र के अंदर थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान अर्जित कर सकें। अब बावजूद इसके वो अपने, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर हम बच्चे की बात करें तो उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, लेकिन कई बार पेरेंट्स का ऐसा दबाव होता है कि नहीं, हमारा बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए या अकाउंटेंट बनना चाहिए, तो वो भूल जाते हैं कि और दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं, ह्यूमैनिटी भी होती है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स है, इस बारे में भूल जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, जब शिक्षा आगे बढ़ेगी तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये ज्ञान मालूम पड़ेगा, उन्हें भी ये जानकारी हासिल होगी कि किस तरह शिक्षा का महत्व सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही नहीं है, बल्कि अगर आज आप देखते हैं तो जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ हैं उनके अंदर जो CEOs हैं, अगर आप उनकी भी बैकग्राउंड चेक करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये पाएँ कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। अगर आप देखेंगे, उन्होंने अपने जीवन काल में जब उन्होंने शिक्षा अर्जित करी थी, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है जो कि सोशली रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक जानकारी, ये एक मैसेज अभिभावकों के लिए ज़रूरी है कि एक ग्लोबल सिटीज़न या देश का एक नागरिक जो है वो नागरिक नहीं है जो सिर्फ पैसे कमा के लाता है घर में, वो नागरिक है जो अपने समाज और अपनी देश की उन्नति के लिए भी भागीदार बन सकता है, चाहे वो प्रोफेशन उसका कोई भी हो। तो ये सिर्फ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टेलिंग द प्रोफेशन विच देयर चाइल्ड वांट्स टू टेक। बल्कि अभिभावकों को ज़्यादा जानकारी चाहिए, बच्चों से ज़्यादा उनकी जानकारी होनी चाहिए कि आज के माहौल में या आगे आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर। जस्ट अभी लास्ट वीक आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद वन ऑफ द टॉप CEOs ऑफ टाटा कंसल्टेंसी। तो उन्होंने ये मेंशन किया कि आज के समय में जो हम प्रोफेशंस देख रहे हैं, 10 साल बाद आप ये पाएंगे कि वो प्रोफेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। जो परिभाषा है प्रोफेशंस की, जो परिभाषा है किसी भी चीज़ के पढ़ने की, क्या जो आज पढ़ रहे हैं क्या 10 साल बाद वो रिलेवेंट होगा? इट इज़ नॉट necessary, it is not compulsory, because the dynamics are changing continuously. Every day new technologies are coming, whether it is agriculture, whether it is whatever field you may take, the technology is changing the total scenario. So we do not know what is going to happen next 10 years, what professions are going to be there, but you have to be careful about the future approaches of the technology, about the future approaches of various aspects of life. So ये बहुत ज़रूरी है अभिभावकों को भी ये समझना कि it is important to have all-round personality rather than focusing only on profession or focusing on education. बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और कैसे जो है माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर स्टूडेंट का मन हो उसमें जाए तो बहुत अच्छा वो अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। सर, मैं आपके पास आऊँगी, आपसे जानूंगी, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि इतिहास जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है और वाकई में ये सच भी है, लेकिन इतिहास के बारे में शिक्षकों का ये मन करे कि हाँ हमें पढ़ना है, ये कैसे कर सकते हैं? कैसे एक जागरूकता आए, कैसे रुचि आए?
मैं सामान्य रूप से ये मानता हूँ कि अ गुड टीचर इज़ वन हु कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू रीड मोर। यानी कि मैं अगर 1 घंटे की क्लास लेता हूँ तो विद्यार्थी उस विषय को 3 घंटे अपने घर जाके और खुद पढ़े। आजकल तो बहुत सारी पेडागोजीज आ गई है, जैसे ह्यूटागोजी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, पीयरागोजी, पीयर टू पीयर लर्निंग। तो ऐसे बहुत सारी तकनीकें, तो विद्यार्थी में यह एक मोटिवेशन, और इसी तरह से शिक्षक में भी यह मोटिवेशन। और ये तभी संभव है कि जब हमारे इतिहास के ऐसे सारे पहलू जो विद्यार्थी को मोटिवेट करें। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि स्कंदगुप्त का अभिनंदन चीन के सम्राट ने किया कि जिन हूणों को हम नहीं दमन कर पाए और हमें ये भारी भरकम दीवार बनानी पड़ी, तुमने उन हूणों का दमन कर दिया और हम तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अब कहने का मतलब है कि इतिहास को रोचक बनाने की आवश्यकता है। या जैसे हम देखें तो चोल राजेंद्र, जिनका 1014 में राज्यारोहण हुआ था, उनका राज्य गंगा तट से नीचे दक्षिण तक, फिर उसके बाद पूरा श्रीलंका और पूरा दक्षिण पूर्व एशिया रहा है। उनकी बहुत पावरफुल नेवी थी। तो कहीं न कहीं हमारे इस प्रकार के गौरव बोध कराने वाले इतिहास के जो प्रसंग हैं, उनको अगर हम ठीक अगर जो है करेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी में भी और शिक्षकों में भी उस इतिहास को पढ़ने पढ़ाने में बहुत अधिक रुचि जागृत होगी। मैं जैसे इन दिनों दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में देख रहा था, तो साउथ ईस्ट एशिया में 12 देश हैं। हमारे क्षेत्रफल से 1.5 गुना 45 लाख वर्ग किलोमीटर का उनका क्षेत्रफल है। 15वीं सदी से पहले के सारे उनके शिलालेख, सारी पांडुलिपियाँ संस्कृत में या तो पल्लव लिपि में है या देवनागरी में है। और सबसे बड़ी बात, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ हम पूछें कि राजा दशरथ की माँ का नाम क्या था, तो नहीं बता पाएगा कोई। राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? इंडोनेशिया में एक सुमन सांतक नाम की नृत्य नाटिका चलती है। वह इंदुमती, जो राजा दशरथ यानी महाराज अज की पत्नी थी, उसके जीवन पे आधारित है। अब तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऐसे विभिन्न प्रकार के रोचक कि रामायण पढ़ाने के साथ साथ हम उसकी पूर्ववर्ती दूसरे जो साहित्य हैं, तो चाहे हमारा प्राचीन साहित्य हो, आज जैसे मैं इसी तरह से मैंने वाल्मीकि रामायण में, वहाँ वो जब सुग्रीव अपने दूतों को भेजते हैं तो वो कहते हैं तुमको समुद्र पार जाना होगा, जहाज में बैठकर, नौका में बैठकर, और वहाँ एक जावा के लिए कहते हैं यवद्वीप है। तो आप जावा को देखोगे तो बार्ली के दाने, जौ के दाने जैसा है। फिर उन्होंने लिखा है जावा के पीछे सुवर्ण की खानों से मंडित सुवर्ण द्वीप है। सुमात्रा आज भी वर्ल्ड के 7 सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसिंग एरियाज में है। लोग अपने खेत की मिट्टी को भी प्रोसेस करके गोल्ड, यानी कि 8000 किलोमीटर दूर हम्पी में बैठ के अगर सुग्रीव ने कहा, आज तुम सैटेलाइट के चित्र से पता लगा सकते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ सुवर्ण की खानों, वो महालिपिबद्ध है वो श्लोकों के, सुवर्ण की खानों से मंडित वह सुवर्ण द्वीप है, और उसके पास में रौप्य द्वीप है, और उसके आसपास सिल्वर बियरिंग मतलब जो है वो भी है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे सारे प्राचीन इतिहास और प्राचीन जो वाङ्मय है उसमें इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग वो है कि आपको निश्चित रूप से लगेगा कि छात्र को भी और विद्यार्थी को भी और शिक्षक को भी, दोनों को ही इतिहास को और इतिहास की घटनाओं को पढ़ाने में एक रोचकता आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई और ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे हमें भी इस बात की शिक्षा मिली है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऐसा कौन सा गुरु मंत्र आप देंगे स्टूडेंट्स को कि जिसमें भी उनकी रुचि हो वो इंटरेस्ट लें और जो भी करना चाहें वो दिल खोल कर करें? देखिए, जब मैंने अभी भी बात करी कि आज हम इंटरनेट के सहारे और जो ब्रॉडबैंड के सहारे जो वर्ल्ड है उसको हम आज बोलते हैं ये एक ग्लोबल विलेज है। आज वो जो दूरी जो हम आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले देखते थे या समझते थे, वो दूरियां अभी बिल्कुल नहीं रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को इमर्सिव जो एजुकेशन है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहिए। जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर आज तो हम अपने मोबाइल के सहारे जो हैं सारी गतिविधियों को जान सकते हैं, वो थोड़ा टाइम जो आप 60% 40% हर तरह की ऐप्स के ऊपर अगर आप जाते हैं, उनको अगर आप कम करके सिर्फ 20% भी आप टाइम इन चीज़ों के ऊपर लगाएं कि आज
कि आज के समय में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि पूरा विश्व जो है उन चीज़ों को झेल रहा है। आज सुबह भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे, जो IOCL से कुछ सीनियर ऑफिसर्स आए हुए हैं, कि किस तरीके से जो कार्बन एमिशन है 2070 तक उसको नेट जीरो करने वाले हैं। तो ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, अगर आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो आई एम वेरी श्योर जो भी प्रोफेशन आप चूज़ करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन जो हम सामाजिक समस्याएं या जो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो समस्याएं जो हम आज झेल रहे हैं, आई एम श्योर जो भी आप प्रोफेशन चूज़ करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसको कि आप पक्का अपने इनोवेटिव तरीके से या अपने क्रिटिकल थिंकिंग से उस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे और कुछ इनोवेशंस ऐसी पैदा करेंगे जिससे कि ये समाज और ये देश और ये विश्व जो है एक बेहतर राह के ऊपर चल सके। बहुत अच्छी बातें बताई हैं प्रोफेसर भगवती जी और डॉक्टर संजीव जी। आपने जो तमाम बातें बताई, जो गुरु मंत्र दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े पैनल का और बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूँगी कि जी राजस्थान के एडिटर मनोज माथुर जी हमारे बीच में, मंत्री जी मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री, उन्हें